नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है महामारी। इसे लिखा है स्वदेश दीपक ने। कल ही बड़े का खत आया था। वह 4 दिन के लिए पत्नी और बच्ची के साथ आ रहा है। माँ अनपढ़, लेकिन पोस्ट कार्ड पर लिखी लाइनों से ही पहचान गई थी कि खत संतोष का है। सिर्फ वही है जो सारा पोस्ट कार्ड जाया कर दिया करता है। पति बाजार से लौटे तो कहा था, देखना संतोष का खत है ना, क्या लिखा है, सारे आ रहे हैं ना। एक साथ बहुत सारे सवाल पूछने की आदत बहुत पुरानी है, अभी भी गई नहीं। जब जब बड़े का कभी कभार कोई खत आ जाता है, वह यही बंधे बंधाए सवाल पूछा करती है, लेकिन बड़ा आता जाता बहुत कम है। मास्टर जी को खत का मजमून बताने के बाद हमेशा उसके आहत होने को झेलना पड़ता है, लेकिन लड़के के आने की खबर उससे देकर उनके दिल में भी छोटी सी खुशी कूद गई थी। वह बाहर के दिखावे और टीम टाम में खुद भी विश्वास नहीं करते। लड़के के साल साल तक न आने का कहीं गहरे में बुरा नहीं मानते, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि हर सवाल का ठीक जवाब किसी को खुशी भी दे। एक बार देर तक न आने की बात की थी तो लड़के ने समझाया कि बिना वजह से कहीं आना जाना उसे फिजूल लगता है। कभी कोई बात हुई है, काम पड़ा है, ज़रूरत आ खड़ी हुई है तो हमेशा क्या नहीं पहुंचा। कोई ज़रूरत आ पड़ने पर पहुंचने की बात उन्हें सही लग गई थी। नौकरी से रिटायर होने के बाद 40 रुपए की पेंशन मिलने पर, छोटी लड़की की शादी करने पर ज़रूरतें पड़ती ही रही हैं और जैसे तैसे बड़ा पहुंचा है। जो हो सका था किया भी। पत्नी को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह ठहरी अनपढ़। आज के आदमी की तरह वह सूखे तर्क तथा कारण के आधार पर न जीती है न बात करती है। उसने बिफर कर कहा था कि क्या अपने लोग अब सिर्फ काम पढ़ने पर ही मिलते हैं, प्यार भी कुछ होता है ना। वह पढ़ लिख कर कितना सूखा हो गया है। लड़के के पढ़ने का विशेष श्रेय माँ को जाता है। सारे विरोध होने के बावजूद कॉलेज का खर्चा कौन देगा, और बच्चे भी हैं। उसने पढ़ाई के बारे में डट कर लड़के का साथ दिया था। लड़का पढ़ा, उसकी अच्छी नौकरी लगी, और तब तो उसके दिल में ठंड पड़ जाया करती है जब लड़का अब भी दूसरों के सामने स्वीकार किया करता है कि उसको पढ़ाने वाली बनाने वाली उसकी माँ ही है। लेकिन एक दुख उसे हमेशा सताता रहा है। नौकरी बाहर के शहर में लगने पर लड़के का घर आना जाना कम हो गया है। कुंवारा था तो कोई बात न थी, वही पुरानी आदत। अब आस पड़ोस के लड़के लोग बहू और बच्ची के ना आने की बात पूछते हैं तो वह अपमानित होती है। लोग तो कमीने हैं, यही सोचते होंगे ना कि शायद अब लड़के और उसकी घरवाली से बनती नहीं। इसलिए लड़के के आने की बात पर उसने पति से फिर पूछा था, किस तारीख को आ रहा है, कितने दिन रहेंगे, पता नहीं कपड़े भी साथ लाते हैं कि नहीं। दोनों लापरवाह हैं। मीनू के बारे में कुछ नहीं लिखा, मुझे याद करती है ना। मास्टर जी ने सारे सवाल सुने, जरूरी सवाल का चुनाव किया और बताया, कल सुबह आएंगे, 4-5 दिन रहेंगे। दादी को मीनू के आने की खुशी लड़के के आने से कहीं ज़्यादा थी। 3 साल की उम्र में कितनी बातें करती है। वह मीनू से मिलने महीने में एक आध बार आ जाया करती है। लड़का और बहू तो बस चुप रहते हैं। उन्हें आपस में बहुत बातें करते भी नहीं देखा सुना। उससे क्या बोलेंगे। पहले मिलने जाती थी तो सुबह जाकर शाम को लौट आया करती थी। वहाँ तो दिल तंग पड़ जाता है। लेकिन जब से मीनू ने बोलना शुरू किया है, महीने में 2-3 दिन लड़के के यहाँ लगा आती है। कितना बोलती है। मरजानी बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। उसे अपने बहुत बोलने की आदत का पता है, जिसे मास्टर जी बड़बड़ करना कहते हैं। वह काम करते हुए मुस्कुरा रही है। चलो, लड़के के घर भी बड़बड़ करने वाली पैदा हो गई। कोई तो आया घर की चुप्पी तोड़ने वाला। आज सुबह सुबह झाड़ पोंछ और सफाई में लगी है। बीच बीच में आस पड़ोस में जाकर भी बता आती है कि बड़ा आ रहा है पूरे 4 दिन के लिए। यह सूचना देने का उसका मकसद उन्हें बताना है कि देखो हमारी बनती है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। बाहर रिक्शा रुकने की आवाज़ आई। वह दौड़कर दरवाजे के पास पहुंची। रिक्शा में रखा छोटा सूटकेस देखकर उसे विश्वास हो गया कि लोग कुछ दिन ठहरेंगे। अंदर कहीं ठंड पड़ जाती है। दौड़कर मीनू को उठा लिया। बड़ा सूटकेस उठाकर अंदर आता है। बहू से नमस्ते होती है। हाल चाल पूछने पर सिर हिला देती है। माँ को कहीं तकलीफ होती है कि वह उससे खुलती नहीं।
लेकिन छोड़ो, अब मीनू जो है। अब दादा ने मीनू को उठा लिया। महीनों बाद मिली है। इस बीच एकदम से पूरे वाक्य बोलने लग पड़ी है। दादा को बीड़ी सुलगाते हुए देखकर पूछती है, आप क्या पी रहे हैं? बीड़ी। अपने पिता को वह सिगरेट पीते देखती रहती है। यह बीड़ी शब्द उसके लिए नया है। झूठ बोलते हो, सिगरेट है सिगरेट। हाँ। दादी मीनू को अपनी गोद में खींच लेती है, चूमती है। हाय राम, कितनी सियानी बातें करने लग पड़ी है। बाहर दूध वाला आया है। माँ बर्तन उठाकर बाहर गई। फिर वहीं से आवाज़ देकर पूछा, काका, कितना दूध फालतू लेना है? संतोष पत्नी से पूछकर माँ को बताने बाहर आता है। अभी कुछ और लोग दूध ले रहे हैं। वह माँ से कहता है, जितना रोज़ लेती हो ले लो। काका, हम तो एक पाव ही रोज़ लेते हैं। 2 टाइम की चाय ही तो बनानी होती है। लड़का यह बताते हुए कि मीनू के लिए 2 किलो दूध ले लो, कहीं कसूरवार महसूस करता है। उसे लगता है कि माँ का चेहरा 2 किलो की बात सुनकर क्षण भर के लिए बुझ गया। उसे याद आया, घर में हमेशा इतना ही दूध आता रहा है। हाँ, 5 भाई बहनों में जब कभी कोई बीमार पड़ता था तो उसे पीने के लिए दूध मिला करता था, बतौर दवाई। तब से दूध देखते ही उसके दिल में बीमार होने का एहसास हो जाता है। अब उसके थोड़े अच्छे दिन हैं, लेकिन दूध से नफरत है। वह अपने अर्ध जागृत मन में हिसाब भी लगाया जा रहा है कि मीनू सिर्फ 4 दिन में यहाँ का महीने भर का दूध का बजट पी जाएगी। माँ ने नाश्ता बना लिया। पराठे, चाय, अचार। चौथाई सदी से चली आ रही है खाने की एक ही फेहरिस्त। मीनू दादी की गोद में बैठकर खाएगी। 2-4 ग्रास वह आजकल खा लेती है। वह बड़े गौर से खाने का सामान देख रही है। दादी, अंडा नहीं बनाया? कमरे में क्षणिक चुप्पी छा गई। संतोष कहता है, मेरा अच्छा बेटा, ऐसे ही खा ले, कल बना देंगे। बहू भी अपनी तरफ से छोटी सी सफाई देती है। घर भी कभी कभी थोड़ा सा ही खाती है। मम्मा झूठ बोलती है। हाँ, थोड़ा सा नहीं खाती, एक खाती हूँ, एक। मीनू जवाब देती है। अब संतोष उसे डांट देता है। माँ मास्टर जी को कहती है कि वह शाम को अंडे लेते आएं। साथ ही उसका अनपढ़ दिमाग यह अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि रात की सब्जी के पैसे अंडे खा जाएंगे। उन दोनों बूढ़ों को रात को सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह आधा पतीला दाल बन जाती है, जो रात तक चलती है। बाहर आंगन में सब्जियों का छोटा सा बाग है। मौसम आता है, थोड़ी सब्जी उगती है तो ही बनती है। वह सुबह ही बैगन के पौधे के बड़े बड़े पत्ते उठाकर 2 गोल बैंगन तलाश चुकी है। छोटे हैं तो क्या, तोड़ लेगी। एक टेम का तो काम चल जाएगा। मीनू 2 ग्रास खा लेने के बाद दूध मांगती है। बहू उठकर रसोई में जाती है। मीनू की बड़ी वाली बोतल भर कर लाई। मीनू लेट गई और लगभग एक ही सांस में सारा दूध पी जाती है। दादी सोचती है कि 5 बार में सारा दूध पी जाएगी। वह बहू को सलाह देती है, काकी, इसे रोटी खिलाया कर, अन्न अंदर जाएगा तो कुछ मोटी होगी। देख तो सही कैसी सूखी पड़ी है। बहू पति को नाम लेकर ही बुलाया करती है। बताती है, मैं खिलाने लगती हूँ तो संतोष गुस्से हो जाता है। कहता है कि इतनी जल्दी रोटी शुरू नहीं करनी। माँ संतोष की तरफ देख रही है। बेटा उसे कैसे समझाए कि वह छोटी मीनू के माध्यम से अपना बचपन सुखद रूप में पहली बार जी रहा है। उसे आज भी याद है कि जब से होश संभाला, हाथ में रोटी का टुकड़ा और चाय का गिलास ही रहा है। अगर बच्ची रोटी खाने की जिद करती है तो उसे अपना घिनौना बचपन याद आ जाता है। तब अन्य बच्चों को बाजार की कोई भी चीज़ खाते देखकर उसका जी कितना ललचाता था। जब माँ से पैसे मांगने की जिद पर अड़ जाता था तो आमतौर पर पिटाई होती थी, क्योंकि घर का राशन पानी खरीदने के बाद माँ के पास कुछ देने को बचता ही न था। तब उसे अपनी माँ से बेइंतहा नफरत थी। कितनी बुरी है, कभी कुछ नहीं देती। ना समझ जो था, अब जाकर कहीं समझ आया है कि पैसे का, पूंजी का यह गलत वितरण, असंतुलन वह कुल्हाड़ी है जो हमारे संबंधों को काट फेंकती है। दादा ने नाश्ता कर लिया। वह बीड़ी सुलगाते हैं तो मीनू टोकती है, दादा, यह सिगरेट मत पियो, गंदा, बुवाला, पापा वाला पिया करो। हाँ नहीं तो। दादा उठकर आंगन में गए। मीनू की मम्मा उसे डांटती है, मीनू, बड़ों से ऐसे बात नहीं कहते। देखो, मैं तुम्हारे पापा को ऐसा कहती हूँ? हाँ कहती हो, सिगरेट मत पिया करो, बू आती है। मीनू उठती है, मटकती हुई बाहर आंगन में आ गई। कुछ टमाटर के पौधे हैं, कुछ भिंडी, कुछ बैंगन और साग वगैरह। मीनू एक एक करके सब के बारे में दादा से पूछ रही है। फिर कहती है, मैं इनको छू लूँ, खराब तो नहीं होंगे? दादा उसका सिर थपथपाकर छू लेने की आज्ञा देते हैं। साथ ही हिदायत देते हैं कि पत्ते मत तोड़े। थोड़ी देर में छू लेने से उसका मन भर जाता है।
पूछती है, दादा सुंदर फूल कहाँ हैं? उसे अपने घर के छोटे से आंगन की याद है, जहाँ सारा साल रंग बिरंगे फूल इठलाते रहते हैं। उन पर उड़ती तितलियों के पीछे वह छोटी छोटी दौड़ें लगाती हैं। वह अब भी दादा के जवाब के इंतजार में है। अगला सवाल पूछती है, दादा तितली कहाँ है? सब्जी के पौधों के हिलने से उन पर बैठे मच्छर उड़े। एक दो ने मीनू को काट भी लिया। अब वह दादा के चुप रहने और मच्छरों के काटने से झुंझला गई है। कहती है, दादा यह पौधे तोड़ दो, गंदे, छी, मच्छर काटता है। दादा के पास उसके सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उन्हें फूलों और सब्जी के फर्क का क्या पता है। लेकिन मीनू का क्या कसूर? बचपन में शायद उन्हें भी फूल और तितली अच्छी लगती थी। थोड़ा बड़ा होने पर गरीब जिंदगी की सच्चाइयों का पता चला। अपने आप फूल भूल गए, तितलियां भूल गई थी। मीनू के इन सवालों से वह अंदर से हिल गए। उनका जी चाहता है कि इसी वक्त खुरपा उठाएं और सब्जी के इन पौधों को जड़ से काट दें, यहाँ फूल लगा दें जिन पर तितलियां उड़ती रहें। वह नहीं इन्हें देख सके, बेटा संतोष नहीं देख सका। क्या तीसरी पीढ़ी भी बिल्कुल पहेली वाली पीढ़ियों की सी जिंदगी बिताएगी, बिना फूलों के, बिना तितलियों के? उन्हें पता है कि यह फूल तितलियां शायद मीनू के भाग्य में भी सिर्फ कुछ दिन और हैं। बेटा जो कमाता है वह जानते हैं, घर के खर्चे हैं वह जानते हैं। बड़ी जल्दी बेटे के आंगन से भी फूलों के पौधे उखड़ जाएंगे, तितलियां उड़ जाएंगी, वह जानते हैं। वहाँ भी जल्दी सब्जियां लग जाएंगी, वह जानते हैं। बदसूरती, गरीबी, अभाव बच्चों की जिंदगी में शुरू से आ जाए तो उनका क्या होता है, वे क्या बन सकते हैं, वह जानते हैं, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने प्राइमरी स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन मीनू को तो अभी इन दुखों का पता नहीं। वह मच्छरों का काटना भूल चुकी है, फिर से पौधों के बीच मटक रही है। उसने बैगन के पौधे के लंबे पत्तों को हाथ से पीछे किया। गोल गोल बैंगन देखकर चहक उठी। दादा देखो कितने बड़े आलू हैं। दादा मुस्कुराए। उसने बताया, मीनू बेटे आलू नहीं, बैगन। अच्छा कितना बड़ा बैगन, मैं एक तोड़ लूं? दादा अब सतर्क हो गए। बैगन की सब्जी बेटे बहू के लिए कल दोपहर बननी तय हुई है। अभी से मीनू तोड़ लेगी तो खराब हो जाएंगे। वह उससे कहते हैं, मीनू कल तोड़ेंगे। नहीं अभी तोड़ूंगी, बस एक। हाँ। वह उसे पकड़कर क्यारी से बाहर निकालते हैं। अब बच्ची पर जिद सवार हो चुकी है। वह ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देती है। दादी भी रसोई से बाहर आ गई। मीनू अपनी माँ के पास शिकायत कर रही है, मम्मा दादा बहुत गंदे हैं, मुझे तोड़ने नहीं दिया। मास्टर जी से कहती हैं, तोड़ लेने देते जी, क्या फ़र्क पड़ता है। मास्टर जी खींच गए। जरा तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, तो कल सब्जी। फिर उन्हें ख्याल आता है कि बेटे बहू के सामने तो यह वाक्य बोलना नहीं था। वह कमरे से बाहर चले जाते हैं। बहू इस आधे बोले गए वाक्य से ही सब कुछ समझ गई। इतना कड़ा अभाव शायद अपनी जिंदगी में उसने पहली बार देखा। पति से बोली, संतोष कैसे चलाते होंगे घर का खर्चा? सुनो, हर महीने यहाँ कुछ भेज दिया करो ना। पति कोई जवाब नहीं देता। उसे कैसे बताए कि कहना आसान है और भेजना कितना कठिन। फिर कई बार एक मुश्त बड़ी रकम घर पर भी तो देनी पड़ जाती है। वह उसके जवाब का इंतजार नहीं कर रही है। वह जानती है संतोष क्या सोच रहा है। उसके दिमाग के कोनों में इस वक्त छोटी छोटी रकमें इधर से उधर उछल रही होंगी, आपस में जमा होती, फिर घटती, फिर शेष क्या बचा इसका लेखा जोखा करती। लेकिन वह भी इस सच्चाई को समझ चुकी है कि एक रकम से दूसरी चाहे जितनी बार घटाओ, शेष कुछ भी नहीं बचता। बची हुई रकम तो कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग पहले ही काट लेते हैं। लेकिन क्योंकि पति पत्नी जिंदगी का सच एक दूसरे से हमेशा बांट कर रखते हैं, इसलिए किस्से कहानियों वाला तनाव उनकी जिंदगी में कम ही आता है। वह पति को सलाह देती है, मीनू तो इनका 4-5 रुपए रोज का खर्च करवा देगी। ऐसा क्यों नहीं करते कि माँ को खर्च करने के लिए कुछ रुपए दे दो ना। मैंने यह सोचा था, लेकिन पैसे देने की हिम्मत नहीं हो रही है। कितना अपमानित महसूस करेंगे। माँ को कितना चाव था मीनू कुछ दिन यहाँ रहे। अब बच्चों का खर्चा मुझसे दिया न जाएगा। ठीक है, यहाँ से वापस जाने के बाद कुछ रुपए मनी ऑर्डर से भेज देंगे। संतोष चुप। इसे कैसे समझाए कि इन घरों में हर दिन खर्चे की रकम बंधी बंधाई होती है। कोई अपना भी कुछ दिनों के लिए आता है तो इनके आने वाले कुछ दिनों की रोटी खा जाता है। वह जानता है कि अमूमन माँ सुबह ही दाल का आधा पतीला बना लिया करती है, दोनों वक्त के खाने के लिए। एक अतिरिक्त सब्जी बनानी पड़ती है। मीनू को दोबारा भूख लग चुकी है। हमेशा की तरह आज्ञा देती है, मम्मा भूख लगी है, दूध ला। अब मम्मा को भी घर में घट रही हर रोज की त्रासदी का आभास हो गया है।
मीनू इतनी जल्दी जल्दी दूध पिएगी तो शाम तक सारा खत्म कर देगी। नहीं बिट्टू, खाना बन रहा है। आज तो मीनू हमारे साथ छोटी गोगी खाएगी। लेकिन मीनू इस तरह के नाटकों से छलावों में नहीं आने वाली। कड़क कर कहती है, मामा तू बकबक मत किया कर, हाँ नहीं तो मैं दूध पीऊंगी। पत्नी संतोष की ओर मदद मांगती निगाहों से देखती है। वह कहता है, यह मानेगी क्या, दे दो, मैं शाम को बाजार से और दूध ले आऊँगा। मीनू गटागट दूध खत्म कर देती है। फिर वह रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर दादी से पूछती है, दादी तू क्या बना रही है? अपने लाल के लिए खीर बना रही हूँ, खाएगी ना? हाँ मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है। दोपहर के खाने के लिए सब बैठे हैं। दादी कटोरी में खीर डालकर सबसे पहले मीनू के आगे रखती हैं। मीनू खीर को देखती है, फिर मुंह फेर लेती है। खाओ ना बेटे। दादी, मैं नहीं खाती। मीनू, क्यों? जरा कड़ी आवाज में पूछता है संतोष। नहीं खाती। खीर में दादी ने बादाम नहीं डाले। दादी असहाय नज़रों से मीनू को देखती है, समझाती है, बेटे खीर में बादाम नहीं डालते। देखो मामा, दादी झूठ बोलती है। तू डालती है बादाम, डालती है ना? संतोष तीखी आवाज में कहता है। मीनू चुपचाप खीर खा ले। नहीं खाती। दादी गंदी है, दादा गंदा है। मुझे एक बैंगन नहीं तोड़ने दिया, सब गंदे हैं। मामा हम अपने घर चलेंगे, यहाँ हम नहीं रहते। माँ संतोष के अंध गुस्से को जानती है। पिता जानते हैं, पत्नी जानती है, लेकिन मीनू तो नहीं जानती। संतोष सुबह से माँ बाप की छोटी छोटी मजबूरियाँ देख रहा है। छोटे छोटे अपमान देखकर मीनू के इस लंबे वाक्य ने इन मजबूरियों को, अपमानों को आपस में जोड़ दिया। वह उठकर घुटनों के बल बैठ गया। हाथ लंबा हुआ। दिमाग में बैठी मजबूरियों ने एक खूंखार जानवर का रूप धारण किया। जानवर उछलकर हाथ पर आ बैठा। हाथ पूरे जोर से उठा और मीनू के दाएं गाल और नाक के आधे हिस्से पर फड़ाक की आवाज़ के साथ जानवर ने छलांग लगा दी। मीनू जमीन पर लुढ़क गई। उसका मुंह खुल गया, लेकिन किसी तरह की आवाज़ बाहर नहीं आ रही। दादी बेटे को धक्का देकर परे करती है। मीनू की छाती मल रही है। फिर बच्ची के अंदर कैद चीख कर पूरा जोर लगाती है और मुंह के रास्ते बाहर निकलकर कमरे में फैल जाती है। चीख का तीखा हिस्सा दादी, दादा और माँ के दिल के अंदर भी चाकू की नोक की तरह सरसरा कर घुस जाता है। मीनू का मुंह कुछ क्षणों में ही सूज गया। होठों पर लहू की एक बूंद चमक आई। अब वह लगातार हाहाकार किए जा रही है। संतोष खाना छोड़कर सिगरेट सुलगाता है। दादा बीड़ी सुलगा लेते हैं। पत्नी मीनू को गोदी में लेकर हिला डुला रही है। फिर उसे उठाए हुए बाहर आंगन में चली जाती है। मास्टर जी बेइंतहा गुस्से में हो तो बेटे की तरह बेकाबू हो जाते हैं। पत्नी से कहते हैं, बदजात औरत, 4 बादाम खीर में डाले नहीं जा सकते थे? घर में बादाम है कहाँ? उफ, इस घर में कभी भी कुछ हुआ है क्या? वह जानती है इस वक्त मास्टर जी को जवाब देना ठीक नहीं। पता उन्हें भी है कि इस घर में कभी बादाम खरीदे भी नहीं गए। वह डरते डरते बेटे से कहती है, काका तू पागल हो जाता है, इतना गुस्सा, कितनी जोर से मारा है, खून निकल आया है, कान फट जाता तो? बच्ची को समझ थोड़ी है, उसका क्या कसूर? जानवर दिमाग में वापस आ बैठा। उसके अलग अलग अंग दिमाग के अलग अलग हिस्सों में बट गए। पता संतोष को भी है कि कसूर बच्ची का नहीं। पता उसे भी है कि कसूर किन लोगों का है। किनका हो सकता है? कभी तो कुछ होगा ही। वे लोग इतिहास को भूल गए हैं। इतिहास क्या उन्हें मुआफ करेगा? पत्नी बाहर से ही आवाज़ देती है, अब चुप भी तुम ही से होगी, जरा बाहर बाहर आकर उठा लो। संतोष मीनू को गोद में ले लेता है। वह उसकी छाती के साथ सिर रखकर और जोर से रोने लगती है, लेकिन वह उसे छोटी छोटी कहानियां सुनाकर जल्दी जल्दी मना लेता है। मीनू का गाल और होंठ अभी तक सूजे हुए हैं। सब लोग फिर खाने के लिए बैठे हैं। मीनू अब चुपचाप बिना बादाम की खीर खा रही है। पापा साथ साथ उसे भालू वाली कहानी सुना रहे हैं। खाना खत्म हो गया। मीनू दादी से कहती है, दादी जल्दी फ्रूट लाओ, मैं खा कर नीनी बाबा करूँगी। संतोष मीनू को घूर कर देखता है। वह थोड़ी देर पहले ही पड़ी मार को भूली नहीं। झट से कहती है, पापा अच्छे बच्चे फ्रूट नहीं मांगते। नहीं बेटा। अच्छा दादी तो फ्रूट मत ला, दूध दे, मैं सोऊंगी। संतोष और पत्नी याद कर रहे हैं कि घर में रोटी के बाद फल खाने के लिए वे दोनों किस तरह मिन्नतें करते हुए मीनू के पीछे घूमते हैं। वह 100 नखरे करती है, कई बातें मनवाती है, तब कहीं जाकर कुछ खाया करती है। अभावों की मार सच जल्दी ही समझा देती है। छोटी बच्ची है, कुछ संदर्भ नहीं समझती, किसी का कुछ ज्ञान नहीं, फिर भी एक बार माँ खाकर सच समझ गई है। अगर ये अभावों से घिरे बैठे चुपचाप जी रहे लोग सदियों से मार खाने के बाद चुप हैं, अपना जो है नहीं मांगते, तो फिर हैरानी कैसी। दोपहर हो गई।
वे तीनों लेटे हैं। दादा दादी पास ही के कमरे में लेटे हैं। मीनू और पत्नी सो गए। संतोष को नींद नहीं आ रही। वह गुस्सल खाने जाने के लिए उठता है। गुस्सल खाने और साथ वाले कमरे की खिड़की, जिसमें माँ बाप सोए हैं, साक्षी है। वे दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अच्छा, पैसे हैं? आखिरी दिन है, खत्म हो गए होंगे। नहीं है, मांग लूंगा। छोटी सी चुप्पी। फिर माँ की आवाज़, संतोष जल्दी वापस जाने के लिए कहे तो रोकना मत। अच्छा करता यहाँ नहीं आता। माँ का एक एक शब्द किसी महामारी कीटाणुओं की तरह संतोष के शरीर में प्रवेश कर रहा है। फिर उसे लगता है कि ये कीटाणु दरवाजे के बाहर निकल गए हैं। आस पड़ोस के घरों में जाकर लोगों के शरीर में घुस गए हैं। घर घर में, शहर दर शहर कीटाणु पहुंच चुके हैं। महामारी फैल चुकी है। आदमी का तो आदमी से, माँ का बच्चों से, पिता का बेटे बेटियों से संबंध काटती महामारी यही माँ है। ना आने की वजह से कितना गुस्से में थी, झगड़ती थी, खत लिखवाती थी। यहाँ पहुँचे थे तो आज सुबह से इसका चेहरा कितना रोशन था। यही माँ है, चाह रही है मीनू और संतोष आज ही लौट जाएं। संतोष दीवार पर लगे शीशे में अपना चेहरा देखता है। अपनी सुनी सुनी आंखों में अपने भविष्य के छोटे छोटे दृश्य देखता है। मीनू बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, वो अपने बच्चों के साथ उसके घर में आएगी। तब शायद उसके साथ भी यही कहानी दोहराई जाए। फिर वह आंखों पर हाथ मलकर इन दृश्यों को मिटा देता है। वह आज ही लौटने का निर्णय कर लेता है। शाम का वक्त है। संतोष रिक्शा बुला लाया। तीनों रिक्शा में बैठते हैं। माँ कहती है, काका यह क्या, कुछ दिन और रहते? वह झूठ बोल रही है। नहीं, कोई ज़रूरी काम याद आ गया है, फिर आएंगे। वह झूठ बोल रहा है। दादी की आंखों में आंसू देखकर मीनू कहती है, दादी अच्छे बच्चे नहीं रोते। मैं फिर आऊँगी। तब अंडा भी नहीं मांगूंगी, दूध भी नहीं मांगूंगी, फ्रूट भी नहीं मांगूंगी। पापा गुस्से होते हैं। रिक्शा चल पड़ता है। दादा दादी बहुत देर तक मीनू का हवा में उठा बाय बाय करता हाथ देखते रहते हैं। धन्यवाद।